नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं सीआरपीएफ का जो आज आपके 1 जुलाई 2023 को ट्रेड्समैन और टेक्निकल का एग्ज़ाम प्रथम शिफ्ट में जो कंडक्ट हुआ है 8:30 से 10:30 वाली जो शिफ्ट है सुबह की, इसमें आपके जीके के टोटल 25 सवाल जो पूछे गए थे, इन 25 में से 21 एग्जैक्ट सवाल मिल चुके हैं। ये सभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस स्टूडेंट ने टेलीग्राम पर सेंड किए हैं एग्जाम के बाद। जिन भी कैंडिडेट का आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है, आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए जीके के सवाल टेलीग्राम पर ज़रूर भेजना। जैसे एग्जाम खत्म होता है सवाल सेंड करने की वहाँ पर लिंक मिल जाती है। इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको टेलीग्राम पर ऑल शिफ्ट की एक साथ मिल जाएगी। न्यू कैंडिडेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम में @trendgk और ज्वाइन कर सकते हो। जो ब्लू टिक वाला चैनल है, 2,60,000 कैंडिडेट जिसका फ़ायदा उठा रहे हैं। पीडीएफ फाइल वगैरह सब कुछ आपको कंटेंट मिल जाता है। शुरुआत करते हैं यहाँ पर आज की प्रथम शिफ्ट 1 जुलाई 2023 के सीआरपीएफ की पहली शिफ्ट में पूछे गए जीके के सवाल का जो एग्जैक्ट एनालिसिस है सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर बात करूँगा। आपके जो 25 सवाल पूछे गए थे जिसमें जो 21 सवाल मिले हैं, बचे हुए 4 क्वेश्चन कौन से वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिनका आज प्रथम शिफ्ट में एग्जाम था। तो करंट अफेयर्स के यहाँ पर 2021 के सवाल मिले हैं, यानी 2021 का करंट अफेयर्स आपको पूछा गया है जिसमें 4 सवाल हैं वो करंट अफेयर्स के मिले हैं इन 21 सवाल में से। हिस्ट्री से मैक्सिमम सवाल हैं वो पूछे गए हैं और हिस्ट्री में भी दिल्ली सल्तनत के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं ज़रूर पढ़कर जाइएगा। यहाँ पर इतिहास से 8 सवाल पूछे गए हैं, पॉलिटी से 2 सवाल है, भूगोल से 3 सवाल, साइंस से ज़्यादा सवाल नहीं है, 1-2 सवाल आए हैं और इकोनॉमिक्स से आपका 1 सवाल है। बाकी मिसलेनियस जो विविध सवाल है 2-3 सवाल वो आपको देखने को मिले हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर करंट अफेयर्स के 4 सवाल कौन से पूछे गए हैं, उसके बाद एक एक करके सभी सब्जेक्ट वाइज सवाल देखने वाले हैं। पहला सवाल आपका करंट अफेयर्स का, ताउते तूफान कब आया था, यानी 2021 का करंट अफेयर्स पूछा है। मई 2021 में ताउते तूफान है वो भारत में एंट्री किया था। केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र ये सभी प्रमुख रूप से प्रभावित हुए थे राज्य इस तूफान से। केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र। और ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसका नाम है वो म्यांमार देश है वहाँ के द्वारा रखा गया था। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं एग्जाम में, फिर आप कहते हो आते हुए सवाल गलत हो गया, सही समय पर ये सवाल अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया टाइम मैनेजमेंट के कारण, तो जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी यानी 50% तैयारी आपके प्रैक्टिस से होती है। प्रैक्टिस का मतलब आप जितने मॉक टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, उन मॉक टेस्ट का आप एनालिसिस कीजिए कहाँ पर आप गलतियाँ करते हो। तो एग्जाम से पहले जितने आप एग्जाम्स देंगे मॉक टेस्ट के रूप में, उसमें आप गलतियों में सुधार करते हुए एक्यूरेसी को बढ़ाएंगे तो आपका सिलेक्शन है वो निश्चित हो जाता है। तो मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। न्यू कैंडिडेट अब तक टेक्स्ट बुक से नहीं जुड़े हैं, टीजीजी के कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें ईयरली टेक्स्ट बुक पास लेता है, यानी एक बार टेक्स्ट बुक पर पास ले लो, जो चाहे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। मतलब 760 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। एक पास ले लो, ईयरली वैलिडिटी मिल जाती है। जो भी एग्जाम है उसके मॉक टेस्ट है यहाँ पर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और टेक्स्ट बुक पास यदि आप पास प्रो लेते हो, सबसे अच्छा फीचर मिल जाता है पास प्रो में प्रीवियस ईयर की मॉक टेस्ट है वो आप अनलिमिटेड टाइम रीअटेम्प्ट कर सकते हो। लाइव मॉक टेस्ट का ऑप्शन रहता है, सभी प्रीवियस ईयर के आधारित मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो टीटीजी के कूपन कोड से इस डील को आप, वैसे ये 500 रुपये का टेक्स्ट बुक पास प्रो है, लेकिन टीटीजी के कूपन कोड से आपको, इस वाले कूपन कोड से ये 439 रुपये में डील मिल जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिएगा। जो टेक्स्ट बुक पास प्रो नहीं लेना चाहते हैं तो वो टेक्स्ट बुक पास ले सकते हो। टेक्स्ट बुक पास में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट हैं, इतना है कि इसमें प्रीवियस ईयर की इंक्लूड नहीं, बाकी सब कुछ मिल जाता है। पास में भी आपको ये डील मिल जाएगी कूपन कोड से टीटीजी की से। अगला करंट अफेयर का सवाल दिसंबर 2021, यहाँ पर भी 21 का, राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस आईआईटी में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री का शुभारंभ किया है। ब्लॉकचेन पर बेस्ड डिजिटल डिग्री का शुभारंभ दिसंबर 2021 में आईआईटी कानपुर में नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अगला सवाल है 2021 में सीमांत स्थायी सुविधा दर क्या थी, यानी यहाँ पर आपको MSF रेट पूछा है 2021 में। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है वो 4.25% थी 2021 में। अभी 2023 में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है वो 6.75% है। MSF दर क्या होती है, जिस पर बैंक लिक्विडिटी संकट की स्थिति में है, यानी बैंक के पास धन है ही नहीं, मनी है ही नहीं, जनता को पैसा यदि लेना चाहते हैं बैंक से, विड्रॉ कराना चाहते हैं, तो बैंक के पास लिक्विडिटी है ही नहीं, तरलता है नहीं, उनके पास मुद्रा है नहीं। तो उस केस में जो वित्तीय संकट आ जाता है बैंक के पास, तो वो किसके पास भागा जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा। आरबीआई ऐसे तो देगा नहीं, तो आरबीआई क्या करेगा, लिक्विडिटी जब बैंक प्राप्त करना चाहते हैं, आरबीआई से लोन लेने के लिए जाएगा, तो उनको सरकारी सिक्योरिटीज़ को गिरवी रखना पड़ेगा। तो बैंक के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो होनी चाहिए।
तो उसके लिए एक रेट रहती है 6.75% जो अभी है आपको पूछा है। एमएसएफ उस दरमियान कितनी थी 2021 में, वो 4.25% थी। युविका से एक सवाल पूछा गया है, एग्जैक्ट क्या सवाल था आप कमेंट सेक्शन में बताना कौन से सन का है। युविका का फुल फॉर्म की बात करें तो युवा विज्ञानी कार्यक्रम, युविका, इस प्रकार से यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। इसकी शुरुआत कब हुई है ये पूछा है तो 2019 में हुई है। 18 जनवरी 2019 को युविका कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा की गई थी इसरो के चीफ के सिवान के द्वारा, और फिर ये मई 2019 में इसका उद्घाटन हुआ था। 13 मई 2019 से 25 में इसका वीक था। तो ये 2019, 20, 21 प्रत्येक साल इसका कार्यक्रम आयोजित होता है। ये कार्यक्रम अंतरिक्ष विभाग के द्वारा वित्त पोषित इसरो के द्वारा होता है वार्षिक कार्यक्रम। इतिहास से 8 सवाल पूछे गए हैं, विशेषकर इसमें भी दिल्ली सल्तनत। तो इतिहास का सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अनागर कहाँ से प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल अनागार है वो मोहनजोदड़ो में मिला था। कहाँ से? मोहनजोदड़ो में। अगर मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूँ सिंधु घाटी सभ्यता से, तो हड़प्पा में मिले थे कब्रिस्तान R37 और H के चिन्ह। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली थी? वो भी मोहनजोदड़ो से। सिनानागार मोहनजोदड़ो से। भूना कपास के टुकड़े, घोड़े के दांत, ये सभी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। आपको पूछ ले, जोते हुए खेत हैं, इसके निशान कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा राजस्थान से। लकड़ी के कुंड के साक्ष्य भी यहाँ से। 7 आग वेदियों, ऊंट की हड्डियां और अंत्येष्टि भी कालीबंगा से। अद्वितीय जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले? तो धौलावीरा गुजरात से मिले हैं। अद्वितीय जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य हरपन शिलालेख प्राचीनतम स्टेडियम धौलावीरा से। धौलावीरा से विश्व के प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य मिले, ध्यान रखना। जो तेल, सरसों, चावल की खेती के साक्ष्य बनावली हरियाणा से मिले हैं। बाट होता है जो माप तोल पैमाना, हाथीदांत पैमाना, हवन कुंड, ये लोथल गुजरात से मिले हैं। कालीबंगा से प्रथम भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। तराजू के 2 पलड़े के साक्ष्य सुरकोटड़ा से मिलते हैं जो कच्छ गुजरात का पुरातात्विक स्थल है। और रोपड़ जो पंजाब में स्थल है वहां से कुत्ते के संविधान के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अगला सवाल है यहाँ पर हिस्ट्री का, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक खुद को दूसरा सिकंदर कहता था? दिल्ली सल्तनत का शासक है अलाउद्दीन खिलजी। वो अपने आप को सानी, सिकंदर द्वितीय की उपाधि उन्होंने धारण की थी। सिकंदर ए सानी यानी अलेक्जेंडर द सेकेंड, यानी दूसरा सिकंदर, अलेक्जेंडर द सेकेंड शीर्षक अलाउद्दीन के द्वारा अपनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, भाजा गुफाएं कितनी रॉक कट गुफाओं का एक समूह है? जो भाजा गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के लोनावाला में है। ये 22 रॉक कट गुफाओं का ग्रुप है। कितने? 22। महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे में स्थित ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व की है भाजा गुफाएं, भाजे गुफाएं, जिसमें 22 रॉक कट की गुफाएं हैं। महाराष्ट्र में ये हीनयान बौद्ध धर्म संप्रदाय से संबंधित एक चैत्य गुफाएं हैं। और भारत का सबसे बड़ा बौद्ध जो रॉक कट शेलकृत चैत्य गुफा कौन सी है? वो कार्ले की गुफा है। सबसे बड़ा जो रॉक कट चैत्य गुफा है कार्ले की गुफा जो महाराष्ट्र में है। यहाँ पर कार्ले की गुफा में 16 रॉक कट गुफाओं का ग्रुप है, ठीक है। 16 शैलकृत उत्खनन शामिल हैं। एक होती है चैत्य, एक होती है विहार। तो चैत्य पूजा का स्थान जबकि विहार भिक्षुओं का निवास स्थान है। नेक्स्ट सवाल है, तुगलक वंश की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई थी? तो दिल्ली सल्तनत के जो 5 वंश हैं जिसकी ट्रिक है गुल खिले तो सोलो, ठीक है, गुल खिले तो सोलो, यानी सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का वंश था वो गुलाम वंश था। 1206 से 1290 गुलाम डायनेस्टी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर खिलजी डायनेस्टी है 1290 से 1320 खिलजी डायनेस्टी। गुल खिले तो यानी तुगलक वंश आ जाएगा आपके 1320 से 1414। तो 1320 है यानी ये 14वीं शताब्दी का है तुगलक डायनेस्टी। उसके बाद शेर डायनेस्टी है 1414 से 1451। फिर लोधी डायनेस्टी है 1451 से 1526 से। तो ये पूरा दिल्ली सल्तनत है। इसमें भी आपको पूरे 5 जो दिल्ली सल्तनत के वंश हैं उनका शासन, जैसे कि आपको तुगलक डायनेस्टी का पूछा तो तुगलक वंश के पहले शासक थे गयासुद्दीन तुगलक 1321 से 1325 तक। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद खान, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, अबू बकर, नसरुद्दीन मोहम्मद, हुमायूं, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, नसरुद्दीन मोहम्मद 1412 तक, ठीक है। गुलाम वंश जो पहला वंश था 1206 से 1290 ईस्वी तक है। इसका पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 है। विशेषकर गुलाम वंश के रजे सुल्तान का शासनकाल काफी बार पूछा है तो 1236 से 1240 आप कहेंगे रजे सुल्तान का शासनकाल। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह 1210 है। फिर 1210 से अब इल्तुतमिश का शासनकाल भी पूछा हुआ है। 1210 से लेकर 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश है, रजिया सुल्तान है। उसके बाद यहाँ पर ये पूरा आपका गुलाम वंश की डायनेस्टी है। अंतिम शासक गुलाम वंश का था कैकाबाद, ध्यान रखना। ये जो वंश है इनके 11 शासकों में केवल 3 शासक ऐबक, इल्तुतमिश व बलबन ही दास थे। जो गुलाम डायनेस्टी 11 शासक है इसमें 3 दास थे, ऐबक हैं, इल्तुतमिश और बलबन। अब बात करें यहाँ पर खिलजी डायनेस्टी की, गुल खिले तो सेकंड जो 1290 से 1320, उसका पहला शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर
यहाँ पर लास्ट में जो कुतुबुद्दीन मुबारक था 1320 लास्ट में। शेर डायनेस्टी का पहला शासक आपको पूछे तो खिज्र का है, लास्ट में आलम शाह रहा था। और लोधी डायनेस्टी का पहला है बहलोल लोधी जो 1451 से 1489 है। फिर सिकंदर लोधी, लास्ट में इब्राहिम लोधी। अगला सवाल है भारत पर मंगोल आक्रमणों का सामना करने के लिए रक्षात्मक नीति किसने अपनाई थी। भारत पर मंगोल आक्रमण है उनका सामना करने के लिए रक्षात्मक नीति अपनाई थी वो गयासुद्दीन बलबन ने। शासनकाल बलबन का पूछ रहे तो 1266 से लेकर 1286 तक रहा है बलबन का शासनकाल। ठीक है, तो गयासुद्दीन बलबन ने रक्षात्मक नीति अपनाई थी मंगोल आक्रमण का सामना करने के लिए। सर्वाधिक भीषण मंगोल आक्रमण का सामना किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और खिलजी के दरमियान किल्ली की लड़ाई लड़ी गई थी 1299 में, जो कुतलुक ख्वाज के नेतृत्व में जो चगताई खानटे मंगोल था, और सामने अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत के बीच लड़ी गई, जिसका परिणाम मंगोल सेनाओं का निष्कासन हुआ किल्ली की लड़ाई 1299 में, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में, ध्यान में रखना। अगला सवाल है दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम जो सुल्तान स्थायी सेना रखी थी नकद भुगतान पर, वो था अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी। सब कुछ आपकी दिल्ली सल्तनत का आ रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी है और वो दोस्तों देवगिरी स्थानांतरित की थी। बाद में देवगिरी का नाम चेंज करके दौलताबाद किया गया। तो ऑप्शन में यदि दिल्ली से दौलताबाद था या देवगिरी था, जो भी था आप करेक्ट कर सकते थे। ये 1326-27 की बात है। ठीक है, 1326 और 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की राजधानी देवगिरी या फिर दौलताबाद में स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट सवाल है तारीख ए फिरोजशाही पुस्तक के लेखक कौन है। तारीख ए फिरोजशाही पुस्तक के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। ध्यान रखना, तारीख ए फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी इसके उत्तक है। बाकी फिरोज शाह तुगलक की एक छोटी सी आत्मकथा जिसको उन्होंने आत्मकथा यानी स्वयं ने लिखी थी, उसका नाम है फुतुहत ए फिरोजशाही। नेक्स्ट बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट जो मुगलों की आत्मकथा है, जैसे हुमायूं नामा के लेखक कौन है। उसकी पुत्री बहन है बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम है हुमायूं नामा की लेखक। बाबरनामा या फिर तुज की बाबरी कहा जाता है। ये मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट बाबर की आत्मलिखित जीवनी है। बाबरनामा उन्होंने चगताई तुर्की में लिखी थी। शाहजहांनामा के लेखक इनायत खान, ध्यान में रखना शाहजहांनामा। अकबरनामा अबुल फजल है। पादशाहनामा के रचयिता अब्दुल हमीद लाहौरी हैं, जो कि शाहजहां का सरकारी इतिहासकार था। नेक्स्ट यहाँ पर पॉलिटी से 2 सवाल हैं। अनुच्छेद 51 क में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो आर्टिकल 51 क में रखे गए हैं वो 11 है। शुरुआत में 10 थे, तो ये भाग 4 क आर्टिकल 51 क में 11 मौलिक कर्तव्य संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। ध्यान में रखना, जो रशिया से ये लिए गए हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इनको ऐड किया गया है। और 11 मौलिक कर्तव्य आप देख सकते हो। प्रत्येक नागरिक का सवाल पूछा है, इसलिए यहाँ पर इंक्लूड किया है। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं, इस टाइप से पूछ लेते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करें, ठीक है, और राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में रखें। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा, देश की रक्षा, सभी लोगों में भ्रातृत्व की भावना, ठीक है, हमारी सामाजिक संस्कृति की परंपरा का महत्व समझें, पर्यावरण की रक्षा करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास। माता पिता, अब देखिए 10 तो फंडामेंटल ड्यूटी शुरुआत में आपके ऐड किए गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976, लेकिन 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना माता पिता का दायित्व है। तो ये 86 संविधान संशोधन 2002 में 11वां जोड़ा गया, ध्यान रखना। भारत के संविधान में कानून निर्माण प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से, कानून निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन और कैबिनेट जो सिस्टम है, संस्थात्मक शासन प्रणाली बोले, ये सभी ब्रिटेन से लिए गए हैं। तो संविधान के ऐसे कौन से स्रोत हैं जो विदेशों से लिए गए हैं। तो 10 देशों से भारत के संविधान के विभिन्न स्रोत हैं अडॉप्ट किए गए हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स है, न्यायिक पुनरावलोकन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सभी यूएसए से लिए गए हैं। ब्रिटेन से आपकी कैबिनेट सिस्टम जो संस्थात्मक शासन प्रणाली है, एकल नागरिकता है, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी है वो आयरलैंड से हैं। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी से आपातकाल वाला हो जाएगा। कनाडा से हैं अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास संघात्मक विशेषताएं। साउथ अफ्रीका से है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। रशिया से मौलिक कर्तव्य। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और ब्रिटेन से विधि निर्माण प्रक्रिया अलग अलग है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श है, वो फ्रांस से है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके भूगोल से 3 से 4 सवाल पूछे गए हैं। एक सवाल था भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक राज्य कौन सा भारत का। अब देखिए भूमध्य रेखा भारत से नहीं गुजरती है, नीचे से गुजरती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जो मिलाती है। तो ये जो इक्वेटर है 2 बराबर भाग में बांटती है। ये आपका इंडिया का मैप हो गया
और सबसे नीचे आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा मैप में, और तमिलनाडु के सबसे नज़दीक एक तरीके से मान सकते हो ये इक्वेटर भूमध्य रेखा है। उसके बाद तमिलनाडु के जस्ट पास में इस साइड केरल है, तो सेकंड केरल नज़दीक है। तो भूमध्य रेखा भारत से नहीं गुजरती है, क्योंकि भारत तो आपके नॉर्थन हेमीस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और ये रेखा उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को जोड़ती है। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। महाद्वीप कौन से? जिसमें एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, ध्यान में रखना। एशिया से गुजरती है, अफ्रीका से गुजरती है, दक्षिण अमेरिका से गुजरती है। भूमध्य रेखा है टोटल लगभग ऐसे कुछ 13 देश है जहाँ से गुजरती है। तो एशिया में कौन से देश से गुजरती है? मालदीव से गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है, इसके अलावा किरिबाती हैं, ये मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती जो एशिया से। और अफ्रीका के ये गैबोन, कांगो का और युगांडा, केन्या, साओ टोम प्रिंसिपे, सोमालिया से। दक्षिण अमेरिका से ये गुजरती है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील से। ये रेखा हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर से यात्रा करती है। कर्क रेखा बाहर से जरूर गुजरती है। कर्क रेखा की ट्रिक है जो 8 राज्यों से गुजरती है। मित्र पर गमछा जार, यानी ये आपके एक तो मिजोरम, त्रिपुरा, ग का मतलब है आपके गुजरात है, फिर आपके म यानी ये मध्य प्रदेश से गुजरती है, छ यानी छत्तीसगढ़ से, झ यानी झारखंड से, र यानी राजस्थान से। 8 राज्यों से। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबूल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है? एकमात्र तैरता हुआ वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है कैबूल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये है दोस्तों मणिपुर में, जो लोकटक झील है ना वहाँ पर। और लोकटक फ्लोटिंग एलिमेंट्री स्कूल है वो लोकटक झील मणिपुर में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर श्रीनगर में डल झील में है। गोविंद देव जी मंदिर कहाँ पर है? गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर में, ठीक है। सिटी पैलेस ऑफ जयपुर राजस्थान में इसका मंदिर है। मंदिर में जो देवताओं को लाया गया है वो वृंदावन से लाया गया है सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा। अब विज्ञान से एक सवाल जो आया है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहा जाता है। यहाँ पर मुख्य काम पाचन का होता है, निष्कासन करती है अवशिष्ट पदार्थों का लाइसोसोम है। आत्मघाती थैली इसलिए है क्योंकि ये पाचन का कार्य करती है। जब कोशिका में कुछ क्षति पहुंचती है तो पाचक एंजाइम है वो खुद की कोशिका को ही बचा लेते हैं, एक तरीके से उसको खत्म कर देते हैं। कोशिका का पावर प्लांट है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है एटीपी के रूप में। प्रोटीन की फैक्ट्री कोशिका का कौन सा कोशिकांग है? राइबोसोम है। कोशिका झिल्ली को कोशिका का रक्षक कहते हैं। इकोनॉमी का एक सवाल था, कौन सा राजस्व व्यय है? राजस्व व्यय है वह सरकारी व्यय है जो पेंशन, सरकारी कर्मचारी का वेतन है, सब्सिडी भुगतान है, ऋण सेवा है, ये सभी राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं। इसमें कुछ फिक्स एसेट नहीं होते हैं, ध्यान रखना। विविध से 2-3 सवाल पूछे गए। एक सवाल था, स्तूप का प्रदक्षिणा पथ किसके बीच होता है? प्रदक्षिणा पथ है जो परिक्रमा करने के लिए होता है वो दोस्तों स्तूप, जो तोरण द्वार से प्रवेश करने पर स्तूप और वेदिका के बीच जो स्थान है वो परिक्रमा करने के लिए रहता है, वो प्रदक्षिणा पथ है। वित्तीय समावेशन में शामिल योजना कौन सी है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है जो 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी। इसमें 5 माह में ही लगभग 11.5 करोड़ अकाउंट खोल दिए गए थे, इसलिए ये सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना, जिसका नारा था मेरा खाता भाग्य विधाता, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ये योजना थी। इस टाइप से आपने 21 सवाल देखे जो 25 में से। बाकी 4 सवाल कौन से जिन्होंने एग्जाम दिया प्रथम शिफ्ट में, कमेंट सेक्शन में बताना। और इनमें से आपके कितने सवाल करेक्ट हो पा रहे हैं, आपने कितने टोटल 100 में से अटेम्प्ट किए वो भी आप जरूर बताना। आपका एग्जाम कौन सी शिफ्ट में कब होने वाला है, जिन कैंडिडेट का आज नहीं हुआ है वो भी कमेंट करके बता सकते हो कौन सी शिफ्ट में और आपका एग्जाम कब है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल की, और जो न्यू कैंडिडेट है टेक्स्ट बुक से जुड़ना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट से अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक से आज ही जुड़ सकते हो टीटीजी के कूपन कोड से। धन्यवाद।